एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट का सेमेस्टर 8 मेजर पेपर 20 पॉलिटिकल साइंस ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने आप सभी बच्चों को एक लेक्चर प्रोवाइड किया था जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन आप सभी बच्चों पेपर में 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स से जो पूछा जाएगा वो हमने आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आप सभी बच्चों जितने भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप सभी बच्चों इस बार पेपर में वो बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बनिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो पहला सवाल है अराजकतावाद या जिसे अनर्जिज्म के नाम से जाना जाता है, इसका अर्थ बताना, इसके सिद्धांत क्या होते हैं और मान लीजिए इसके जो प्रमुख विचारक हैं इन सभी का योगदान का आपको व्याख्या करना है। मतलब एक सवाल और इसमें से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं 5 नंबर के कि अराजकतावाद का अर्थ को समझाइए, अराजकता सिद्धांत की विवेचना करें, अराजकतावाद के जो प्रमुख विचार है उनका क्या योगदान है इसके बारे में व्याख्या करें। तो एक सवाल से बहुत सारे सवाल और बहुत सारा एमसीक्यू भी आपका सॉल्व होता है। ठीक है, तो अराजकतावाद जिसे अनर्जिज्म कहते हैं एक ऐसी बेसिक राजनीतिक विचारधारा है जो राज्य को, सरकार को और किसी भी प्रकार का जो अनावश्यक हमारे पर राजनीतिक प्रभुत्व या जो मेजोरिटी दिखता है उस चीज़ का ये विरोध करता है हमारे पास कि ऐसा विचारधारा जिसमें सरकार का हो चाहे राज्य का हो या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसा जो जरूरी नहीं है उस प्रकार का विचारधारा का ये विरोध करता है जिसका प्रभुत्व बढ़ता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो है वो स्वभाव से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, सहयोगी होता है और साथ ही साथ एक नैतिक प्राणी होता है। ठीक है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य जैसे संस्था की आवश्यकता नहीं होती। देखिए जितने भी लोगों ने अनेक विचारकों ने क्या क्या कि भाई राज्य का आवश्यकता क्यों, लोगों पे एक कमांड होना चाहिए हमारे पास है। लेकिन ये अराजकतावाद एक ऐसी संस्था है, बेसिकली एक ऐसा राजनीतिक विचारधारा जिसमें लगता है कि हाँ मनुष्य क्या स्वभाव स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी कंट्रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो खुद से ही स्वतंत्र है, वो खुद से अपना हेल्प कर सकता है, लोगों से मिलकर रह सकता है, तो उसे राज्य की क्या आवश्यकता। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि इसे राज्य जैसे कोई भी संस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट बताया हुआ है अराजकतावादी मानते हैं बेसिकली कि यदि लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी और समान अवसर अगर सबको दिए जाएंगे तो जो आपसी सहयोग होता है और साथ ही साथ जो स्वैच्छिक संगठन होता है इनके माध्यम से जो समाज का संचालन होता है वो स्वयं किया जा सकता है हमारे पास से। इसलिए अराजकतावाद का जो अंतिम लक्ष्य होता है कि राज्य विहीन हो, मतलब वहाँ कोई राज्य ना, स्टेटलेस हो और शोषण मुक्त समाज की ये स्थापना करने का कार्य करता है अराजकतावाद। ठीक है, अब इसके बात करें तो अराजकतावाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत जो है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसमें कि आपका खुद का स्वतंत्रता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, जीवन जीने और निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि आपको अपने हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। यह विचारधारा मानती है कि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, मतलब कोई भी राज्य है वो व्यक्ति के पावर्स को लिमिट में रखता है, उनको अनेक सामाजिक बुराइयों का कारण भी बनता है बेसिकली राज्य हमारे पास है। इसलिए राज्य की शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए और स्वैच्छिक जो सहयोग, मतलब खुद से जो सहयोग होता है, इस पर एक आधारित समाज का स्थापना हमें करना आवश्यक माना गया अराजकतावाद में। इस विचारधारा का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत समानता और सहयोग है। अराजकतावादी समाज में किसी भी प्रकार का शोषण हो, वर्ग भेद हो या विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा अराजकतावाद में माना जाता है। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो और वे आपसी सहयोग से सामाजिक एवं जो आर्थिक गतिविधि है इसका संचालन करें। अराजकतावाद बेसिकली हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन कुछ जो उग्र टाइप के लोग होते हैं, चाहे वो उग्र अराजकतावाद क्रांतिकारी हो गए, उनमें क्रांतिकारी तरीकों का उन्होंने समर्थन भी किया है। अब इसके प्रमुख जो विचार हो गए उनमें कुछ लोगों का नाम भी, जैसे विलियम गॉडविन हो गया, पियरे जोसेफ प्रॉडन हो गया, फिर मिखेल बकुनिन हो गया, पीटर क्रोपोटिन हो गया हमारे पास है। ठीक है, ये सभी लोग हैं जिनका बेसिकली अराजकतावाद का विशेष स्थान रहा है। जो गॉडविन है उनको आधुनिक अराजकतावाद का प्रारंभिक जो बेसिकली विचारक है वो माना जाता है। जो प्रूदो है उन्होंने अपना प्रसिद्ध कथन दिया कि प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, मतलब संपत्ति जो है वो चोरी है। बाकुनिन ने क्या किया, राज्य और धर्म दोनों का विरोध किया, साथ ही साथ जो क्रांतिकारी अराजकतावाद है इसका उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। क्रोपोटिन ने सहयोग को मानव विकास के, समाज के विकास का एक आधार माना है और शांतिपूर्ण समाज की जो कल्पना है वो भी प्रस्तुत करने का कार्य किया है। निष्कर्ष में कहा जाए तो अराजकतावाद स्वतंत्रता, समानता और जो स्वैच्छिक सहयोग है इस पर एक आधारित है, हम समाज की स्थापना करता है और उसका सपोर्ट यानी समर्थन भी करता है। लेयपी अगर मान लीजिए कोई राज्य विहीन है, मतलब जहाँ राज्य की समाज की स्थापना ना हो, इसकी कल्पना व्यवहार में तो आप नॉर्मली मान सकते हैं लेकिन ये सफल नहीं हो सकता क्योंकि इस विचारधारा में मानव स्वतंत्रता, समानता और जो राजनीतिक जो सामाजिक जो न्याय है इनके संबंध में राजनीतिक चिंतन को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। तो ये सवाल था अराजकतावाद से हमारे पास है। अगर आपको पूछा जाएगा तो आपसे बच्चों को इस प्रकार लिखना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि किस टाइप के सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से सवाल जरूर आएगा कि कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है बेसिकली यहाँ पर है, इसके सिद्धांतों को आपको क्या करना, विस्तार पूर्वक चर्चा करने बोला गया। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं साम्यवाद होता क्या, यानी जिसे कम्युनिज्म जो कहा जाता है।
तो साम्यवाद यानी कम्युनिज्म एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और एक आर्थिक बेसिकली विचारधारा है, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिज्म के नाम से कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक आधार या बेसिकली फाउंडर मान सकते हैं वो है कार्ल मार्क्स, और जो फ्रेडरिक एंजल्स से उनने प्रस्तुत किया था। इस विचारधारा का एक ऐसा उद्देश्य है कि एक ऐसा समाज हमें बनाना है जहाँ पर आर्थिक और सामाजिक समानता हो, मतलब जहाँ एक इकोनॉमिक रूप से और सोशल रूप से क्या हो, समानता हो, जहाँ पर किसी प्रकार का वर्ग भेद ना हो, ना ही उत्पादन के माने जो प्रोडक्शन के साधन है उन पे समाज का सामूहिक मतलब सभी लोगों का एक ऐसा हमारे पास कि सभी का भैया उस पर वैल्यू होना चाहिए, इस प्रकार के समाज का इन्होंने कल्पना किया है। मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने बेसिकली अपनी जो प्रसिद्ध कृति है, मतलब बहुत फेमस बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा दास कैपिटल। दास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, अगर आपसे पूछा जाएगा दास कैपिटल के रचयिता कौन है तो आप लिख सकते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वही लिखे हैं। इनमें जो बेसिकली साम्यवाद के जो सिद्धांत है उनका विस्तार से इन्होंने चर्चन किया है। कार्ल मार्क्स का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बेसिकली सिद्धांत ऐतिहासिक है वो है भौतिकवाद, मतलब हिस्टोरिकल मेटलिज्म के बारे में। इनके अनुसार कहा जाए, मतलब इस थ्योरी के अनुसार मानव समाज का विकास जो है वो आर्थिक परिस्थिति और उत्पादन इन संबंधों के आधार पर होता है। मतलब मानव जो समाज हो गया, ह्यूमन जो हमारा सोसाइटी हो गया, उसका डेवलपमेंट इकोनॉमिक कंडीशंस पे, प्रोडक्शन पे, इन सब चीज़ों के बेस पर होता है। इतिहास में होने वाले सभी सामाजिक हो, राजनीतिक हो और आर्थिक परिवर्तन ये उत्पादन प्रणाली में क्या होते हैं, परिवर्तन के कारण बनते हैं। और कार्ल मार्क्स का मानना यह था कि समाज जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है, मतलब हमेशा परिवर्तन होते रहता है। और ये परिवर्तन जो बेसिकली ये वर्ग होता है, जो वर्ग संघर्ष होता है उसके माध्यम से बेसिकली ये हमारे पास परिवर्तन देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स का दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वो है वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल बेसिकली। इसके अनुसार कहा जाए तो समाज जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। पहला है पूंजीवादी यानी जो बेसिक कैपिटल लोग हो गए उनके कहा था, और एक श्रमिक वर्ग हो गया। पूंजीपति जो सॉरी माफ करिएगा, मैंने यहाँ पर पूंजीवादी बोल दिया, यहाँ पूंजीपति को बोला जा रहा है, ठीक है। और जो श्रमिक हो गया, तो पूंजीपति उत्पादन के जो साधन होते हैं उनके मालिक होते हैं, जबकि श्रमिक मतलब मजदूर जो है वो अपने श्रम को बेचकर अपने लेबर के हिसाब, मेहनत के हिसाब से अपना जीवन यापन करता है। पूंजीवादी श्रमिकों का बेसिकली सिंपल सा बात है, जिसके पास पैसा भैया वो जो श्रमिक लोग हो गए उनका शोषण किया जाता है, जिससे दोनों वर्गों के बीच में एक जो संघर्ष वो देखने को मिलता है। मार्क्स के अनुसार यदि यही संघर्ष बेसिकली अंततः क्या होता है, पूंजीवाद का जो पतन होता है, कैपिटलिज्म का जो हम लोग देखते हैं कि कैपिटलिज्म खत्म होता है, वो इसका कारण बनता है। जैसे अमेरिका में आपको मालूम है पूंजीवाद का अर्थव्यवस्था है वहाँ पर, जिसका पैसा उसी का बोलबाला, ठीक है। तो मार्क्स ने अधिशेष जो मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि श्रमिक जितना मूल्य उत्पन्न करता है उसे उसका पूरा प्रतिफल है, मतलब वो जितना मेहनत करता है उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। उत्पादन से प्राप्त जो अतिरिक्त बेसिकली लाभ पूंजीपति, मतलब जितना ज़्यादा बेनिफिट वो पूंजीपति लोग इन्वेस्टमेंट अपने पास रख लेते हैं, जिससे जो आर्थिक समानता और जो शोषण है समाज में वो बढ़ता है। इस अन्याय को समाप्त करने के लिए उत्पादन के साधनों पर जो निजी स्वामित्व है, मतलब प्रोडक्शन के साधनों पर जो बेसिकली प्राइवेट लोगों का हक है उसको हटाकर सामूहिक मतलब एक कम्युनिटी स्थापित करनी चाहिए कि जिस पर सभी का अधिकार हो। मार्क्स के अनुसार क्रांति के बाद जो सर्वहारा वर्ग हमारे पास है उसको अधिनायकत्व मतलब डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोटेरेंट हमारे पास स्थापित होगा, जो धीरे धीरे क्या करेगा, जो वर्गभेद देखा जाता है, जो शोषण रहता है उसको समाप्त कर देगा। और ऐसा हमारे पास समाज बनेगा जो वर्गहीन हो, जहाँ राज्यविहीन हो, जहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे और समान अवसर के बेसिकली अवसर प्राप्त होंगे, तथा प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे जो भी पैसे हैं वो मिल सकते हैं। निष्कर्ष में बोला जाए तो कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद का सिद्धांत है इनमें सामाजिक और आर्थिक समानता पर बेसिकली ज़्यादा महत्व दिया गया। यद्यपि इनके व्यवहारिक जो क्रियान्वयन को लेकर बहुत सारी देखिए आलोचनाएं भी हुई है, फिर भी मार्क्स के सिद्धांत ने बेसिकली जो विश्व को हम लोग आज राजनीति देखते हैं, अर्थव्यवस्था देखते हैं और श्रमिक जो आंदोलन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला गया है। इसलिए आधुनिक जो राजनीतिक चिंतन में उनका जो योगदान है, कार्ल मार्क्स का योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जुड़ा हुआ सवाल आएगा अगर आपसे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद सिद्धांत से, तो आपको इस प्रकार बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला सवाल बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। साम्यवाद यानी जो कम्युनिज्म है इसकी देखिए कुछ विशेषताएं हैं, और कोई जहाँ फायदा होगा वहाँ नुकसान भी होगा, तो कुछ आलोचकों का जो वर्णन भी करना है कि आलोचनाएं क्या कहती है इसके बारे में बताते हैं। तो साम्यवाद जैसे हमने बताया एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य यही है कि आर्थिक और जो सामाजिक समानता है, ठीक है, आर्थिक रूप से जो सामाजिक उस पर आधारित हमारे पास समाज की स्थापना करना होता है। इस विचार का बेसिकली जो सपोर्ट किया सबसे पहले कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंगल्स ने किया। साम्यवाद का मूल उद्देश्य बेसिकली ऐसा समाज बनाना या एक ऐसा हमारे पास सोसाइटी का डेवलप करना है जहाँ वर्गभेद ना हो, शोषण ना हो, आर्थिक समानता जो है वो समाप्त हो जाए, तब सभी नागरिक को समान अवसर मिले और संसाधन मिल सके। इस विचारधारा में उत्पादन के साधन पर भी फोकस किया गया, जिसमें जो प्राइवेट लोगों का हक होता है उसको हटा के बेसिकली कम्युनिटी का या फिर सामूहिक रूप से लोगों का उसमें स्वामित्व होना चाहिए, उस पर फोकस करता है।
साम्यवाद का सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये वर्गहीन समाज का स्थापना करता है, मतलब क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना, जिसके अनुसार समाज में अमीर और जो गरीब का भेदभाव वो खत्म होना चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार मिले, अवसर मिले, और उत्पादन लाभ जो है वो पूरे समाज में समान रूप से क्या हो, लोगों में बंटे। साम्यवाद निजी संपत्ति जो होता है, प्राइवेट अगर आपका कोई प्रॉपर्टी, उसका विरोध करता है, और उत्पादन के साधन जिनमें भूमि होता है, उद्योग होता है, प्राकृतिक संसाधन, इन सभी पर सामूहिक जो स्वामित्व है उसका समर्थन ये करता है हमारे पास। ठीक है। साम्यवाद का एक अन्य जो महत्वपूर्ण हमारे पास सिद्धांत है वो है आर्थिक समानता। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे, और अपनी क्षमता के अनुसार ही जो संसाधन उसे प्राप्त हो, और श्रमिकों का जो शोषण किया जाता है उसे समाप्त किया जाए, सामाजिक न्याय की स्थापना की सके, यही इसका मेन उद्देश्य रहता है। साम्यवाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको सभी नागरिकों को भी समान अधिकार देता है हमारे पास है। लेकिन देखिए साम्यवाद के आदर्श उद्देश्य जो आदर्श माने जाते हैं, फिर भी देखिए समाज है जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव जरूर रहता है, मैंने आपको हमेशा बोला है। तो सबसे बड़ी आलोचना ये है कि यह व्यवहार में साम्यवादी शासन, जो कि बहुत सारे देशों में, अनेक देशों में तानाशाही का रूप ले लेता है, क्योंकि किसी सभी लोगों के पास पावर नहीं रहेगा, सब क्या करेंगे, जिसके पास पैसा वैल्यू उसका। कई स्थानों पर एक दलीय जो शासन होता है हमारे पास है, इसका स्थापना हुआ, जिससे लोकतंत्र और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये समाप्त होने लगी। निजी संपत्ति और जो प्रतिस्पर्धा के कंपटीशन होगा तभी ना लोगों को कार्य करने में मोटिवेशन होगा, तो ये भी समाप्त हो जाता है। राज्य का अत्यधिक नियंत्रण जो है वो आर्थिक विकास और नवाचार में बाधा बन जाता है। इसके साम्यवाद का जो वर्गहीन क्लासलेस जो सोसाइटी और जो राज्य मतलब स्टेटलेस जो समाज व्यवहार में, ये कभी भी पूर्ण रूप से आप डेवलप नहीं कर सकते, एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। निष्कर्ष में बोला जाए तो साम्यवाद सामाजिक न्याय, समानता और जो शोषण मुक्त हमारे समाज की स्थापना का समर्थन जरूर करता है। इससे श्रमिकों के अधिकार और जो उनकी आर्थिक समानता के विचार को विश्व भर में बेसिकली मजबूत भी किया, लेकिन इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन में अगर अपनाइएगा तो बहुत सारी कठिनाई और सीमाएं, इसका भी लिमिटेशन भी होता है। इसलिए आधुनिक समय में जो अधिकांश देशों ने पूर्ण साम्यवाद के स्थान पर लोकतंत्र, जैसे रूस पे देखते हैं भैया, रूस पे कम्युनिज्म की सरकार है, साम्यवाद है वहाँ पर, लेकिन एक ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल है कि उसमें लोकतांत्रिक भी है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी रूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार सरकार होता है। तो ये था हमारे पास साम्यवाद के बारे में जुड़ा हुआ सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इस प्रकार बना के लिखना पड़ेगा। अगला है साम्यवाद और समाजवाद यानी कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच में अंतर स्पष्ट करना। इस सवाल को स्टार मार्क कर दीजिए, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल, डिफरेंस के रूप में आप पढ़िएगा, लेकिन समाजवाद भी आप लोग साथ में पढ़ लीजिएगा। तो साम्यवाद यानी कम्युनिज्म और जो समाजवाद है, दोनों के दोनों एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं हैं जिनका अगर कहा जाए मुख्य उद्देश्य यही है कि सामाजिक और जो आर्थिक समानता वो समाज में स्थापित हो सके, तथा जो शोषण है उसको समाप्त किया सके। दोनों विचारधाराएं पूंजीवाद का जो कमी होता है उसका आलोचना करता है, और समाज का जो कमजोर वर्ग हो गया उसके कल्याण के लिए बात बेसिकली बल दिया जाता है। फिर भी इनके जो सिद्धांत है, उद्देश्य अगर आप पढ़िएगा, कार्य प्रणाली, दोनों में बहुत सारा अंतर है। ठीक है। बात करें समाजवाद, तो समाजवाद का उद्देश्य लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक न्याय मिले, तथा साथ ही साथ जो आर्थिक समानता वो स्थापित हो सके। यह मानता है कि सरकार को जो प्रमुख उद्योग हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए, साथ ही साथ सार्वजनिक सेवा पर यह नियंत्रण होना चाहिए, जबकि सीमित रूप से मतलब कुछ लिमिटेशन में निजी संपत्ति और कुछ निजी व्यवसाय पर लोगों को भी परमिशन देना चाहिए। समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिससे सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र है दोनों का विकास हो सके। यह लोकतंत्र, बहुदलीय जो व्यवस्था हो गया, स्वतंत्र चुनाव हो गया, साथ ही साथ नागरिक स्वतंत्रताओं का ये सम्मान करता है। लेकिन अगर साम्यवाद का बोला जाए तो ये पूर्णतः कहा जाए तो आर्थिक समानता और वर्गहीन समाज का बारे में ये सोचता है, ये स्थापना करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार तो पूंजीवाद का अंत जो है यही क्रांति के ही थ्रू बेसिकली होगा, और उसके बाद क्या होगा, उत्पादन के जितने भी सभी साधन है हमारे पास है उस पर समाज या राज्य का एक सामूहिक स्वामित्व स्थापित होगा। साम्यवाद निजी संपत्ति का पूर्ण विरोध करता है, और उत्पादन के जो भी साधन है वो व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए, वो सभी लोगों के होने चाहिए। इसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ कोई वर्ग ना हो, ना ही उसे राज्य की आवश्यकता पड़े, एक ऐसा समाज सोचता है वो साम्यवाद के बारे में। दोनों विचारधाराओं में परिवर्तन लाने की पद्धति भी अलग है, क्योंकि दोनों डेवलपमेंट जो अलग अलग से हुआ है। समाजवाद लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण सुधारों के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता है, वहीं पर साम्यवाद के जो पारंपरिक सिद्धांत है उनमें क्या क्रांतिकारी परिवर्तन है। ठीक है, और उनमें वर्ग संघर्ष पर बेसिकली ज़्यादा बल दिया गया है। समाजवाद जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पे महत्व देता है, लेकिन साम्यवादी जो है एक दलीय शासन हो गया या राज्य के व्यापक नियंत्रण के कारण जो भी नागरिकों को स्वतंत्रता उस पर प्रतिबंध देखने को मिलता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत, स्वीडन, नॉर्वे जैसे समाजवादी सिद्धांत की अनेकता देखते हैं। वहीं पर अगर आप सोवियत संघ में जाएंगे, मतलब वर्तमान का रसिया, क्यूबा हो गया, चीन हो गया, इनमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण देखने मिलता है। और कैपिटलिज्म कहाँ देखने को मिलेगा, तो अमेरिका को देखने मिलेगा। निष्कर्ष बात करें तो समाजवाद और साम्यवाद दोनों समानता और साथ ही साथ सामाजिक न्याय के पक्षधर है, लेकिन
समाजवाद जो है लोकतंत्र हमारे पास है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और शांतिपूर्ण सुधारों का समर्थन करता है। जबकि साम्यवाद पूर्ण सामूहिक जो स्वामित्व हो गया, वर्ग संघर्ष हो गया, वर्गहीन समाज, इसकी स्थापना पर बेसिकली बल देता है। यही दोनों का विचारधारा में क्या देखा गया, सबसे महत्वपूर्ण अंतर देखा गया हमारे पास। ठीक है, तो ये था समाजवाद और जो साम्यवाद होता है, दोनों के बीच में अंतर। अगला सवाल है नारीवाद, जिसे हम फेमिनिज्म कहते हैं, और इसका अर्थ बताना है, विकास बताना है, और इसकी जो प्रमुख धाराएं इनका आपको वर्णन करने बोला जाएगा। ठीक है, तो नारीवाद फेमिनिज्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और एक वैचारिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य ये है महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, अवसर मिले, सम्मान मिले, स्वतंत्रता दिलाना। यह विचारधारा महिला समाज में जो हमारे महिलाएं हैं उनके साथ होने वाला भेदभाव हो गया, असमानता हो गया, शोषण हो गया, इन सभी चीज़ों का ये विरोध करता है और जो जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता की स्थापना करता है। नारीवाद का यही मानना है कि महिला को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, राजनीति में उनका पार्टिसिपेशन हो, संपत्ति का अधिकार मिले, स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए, सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, इसमें नारीवाद में सोचा जाता है। नारीवाद का विकास जो है वो विभिन्न ऐतिहासिक चरणों से हुआ। जैसे प्रथम स्टेप में क्या हुआ था, जो फर्स्ट चरण था उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, शिक्षा और संपत्ति के अधिकार के लिए संघर्ष हुआ। सेकंड जो चरण था उसमें बेसिकली जो भी ऑफिसेज है या कार्यस्थल है उन पर समान अवसर मिले, समान वेतन मिले, घरेलू हिंसा बंद हो और जो सामाजिक भेदभाव है इन सभी मुद्दों पर बेसिकली बल दिया गया। तीसरे जो चरण था मतलब उसमें क्या किया, महिलाओं का पहचान हो, सांस्कृतिक विविधता हो, जाति वर्ग और अन्य जो भी सामाजिक पहलू है उन सभी को भी नारीवाद से जोड़ दिया गया। आज का जो हम लोग आधुनिक नारीवाद, डिजिटल जो अधिकार हो गए, लैंगिक जो न्याय हो गया हमारे पास है और महिला सशक्तिकरण जैसे कई जो विषय हो गए हमारे पास उन पर कार्य करता है। नारीवाद की प्रमुख धाराओं में से पहला है उदारवादी नारीवाद यानी लिबरल फेमिनिज्म, समाजवादी नारीवाद यानी सोशलिस्ट फेमिनिज्म और उग्र नारीवाद जो कि है रेडिकल फेमिनिज्म। नारीवाद या उदारवादी नारीवाद कानून और लोकतांत्रिक सुधारों के माध्यम से महिलाओं को समान अधिकार दिलाना चाहता है। वहीं पर समाजवाद नारीवाद जो है वो महिलाओं को शोषण से मुक्त कराना चाहता है और उनकी जो आर्थिक असमानता है और पूंजीवादी जो व्यवस्था है इन सबको मानता है, इसलिए सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का जो समर्थन करता है। लेकिन जो उग्र नारीवाद होगा तो आपको मालूम है इसमें महिलाओं को उत्पीड़न होता है। उनका मूल्य कारण जो होता है कि हमारा समाज जो वो पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज हमारा है, इसलिए समाज की संरचना में व्यापक जो परिवर्तन है वो आवश्यक है। नारीवाद ने बेसिकली विश्व भर में महिलाओं की स्थिति सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके कारण महिलाओं को शिक्षा मिली, रोजगार मिला, राजनीति में पार्टिसिपेशन मिला और सामाजिक जो सार्वजनिक जीवन है उनमें अधिक अवसर उन्हें मिलने स्टार्ट हुए। अनेक देशों में यहाँ पर महिलाओं के अधिकार रक्षा के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और लैंगिक जो समानता उस पर बेसिकली बढ़ावा मिला है। हालांकि आज भी कई समाज में महिलाओं के प्रति हम लोग भेदभाव देखते हैं, हिंसा देखते हैं और असमानता जैसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो निष्कर्ष में बोला जाए तो नारीवाद केवल महिलाओं के अधिकारों का आंदोलन नहीं है, बल्कि इससे हमारे पास समानता, न्याय और जो मानव अधिकार की बेसिक स्थापना का ये व्यापक प्रयास होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में नारीवाद का जो प्रासंगिकता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर मिले, सम्मान मिले, बेसिकली अवसर मिले और साथ ही साथ अधिकार प्राप्त हो, एक ऐसे समाज की कल्पना करता है। तो ये था हमारे पर नारीवाद से जुड़ा हुआ सवाल। तो इस वीडियो में भी हमने आपसे बच्चों को टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, जिससे 15 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर का जो भी सवाल बनेगा अब आपसे बच्चे खुद भी बना सकते हैं। तो ये आपसे बच्चों को वीडियो अगर लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी आपसे बच्चों को इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विश आपसे बच्चों एग्जामिनेशन के लिए।